तो बच्चों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपके सेकेंड क्लास में। क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर चल रहा है। पिछले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आज का क्लास हम लोग का जो होने वाला है वो है रासायनिक अभिक्रिया होने के संकेत क्या सब होते हैं। जी हाँ, अगर आप रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप कैसे मानिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। आखिर केमिकल अंदर में क्या कर रहा है वो तो दिखता नहीं है, तो आप बाहर से देख करके कैसे कह सकते हैं कि उस जगह पर अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। आपको सब कुछ स्थिर दिख रहा है, फिर कैसे तय करिएगा कि अभिक्रिया हो रही है कि नहीं। तो एग्जाम में यहां से एक सवाल रहता है, रासायनिक अभिक्रिया होने के किन्हीं 3 संकेतों को लिखें। रासायनिक अभिक्रिया कैसे आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं, या फिर ऐसे कहेगा रासायनिक अभिक्रिया के किन्हीं 3-4 गुणों का वर्णन करें। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, यहां पर हम उन्हीं टॉपिक को लेके आए हैं आज क्लास नंबर 2 में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, कैसे बैलेंस करते हैं, सब सीखेंगे। आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा रासायनिक अभिक्रिया के संकेत पर, हम लोग प्रैक्टिकल के साथ भी यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो पहले बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के कई सारे संकेत होते हैं जिसको देख करके आप ये तय कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वहां पर हो रही है। ठीक है, क्या क्या है संकेत। सबसे पहला बात है बाबू, रंग में परिवर्तन। यानी कि जब एक रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो ऐसा हो सकता है कि परिवर्तन किस में आ जाए, रंग में। यानी जिस रंग के आपने पदार्थ लिए हैं, हो सकता है कि अभिक्रिया के बाद जो है किसी दूसरे रंग का वो पदार्थ बन जाए। तो जरूरी नहीं है कि जितने हम गुण यहां पढ़ा रहे हैं हर गुण एक अभिक्रिया में दिख जाए आपको। इनमें से कोई भी एक गुण दिख जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वहां पर अभिक्रिया हो रही है। बात समझ गए ना। तो यहां पर पहला पॉइंट क्या है, रंग में परिवर्तन। हमने जब जिंक का टुकड़ा, जो जिंक व्हाइट कलर, या यूं कहें कि केमिस्ट्री में ना व्हाइट कलर को व्हाइट नहीं बोलते, हम लोग कलरलेस बोलते हैं। ठीक है, तो जिंक जो है, जो सिल्वर कलर का दिख रहा है, यूं कह सकते हैं कलरलेस टाइप का दिख रहा है, जब उसको ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उस सॉल्यूशन का कलर कलरलेस होते चला जाता है। अभी नहीं जानते हैं कि क्या बना नहीं बना, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही जिंक को हम ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में मिलाते हैं तो धीरे धीरे वो कलरलेस होने लगता है। यानी ब्लू कलर उसका गायब होते होते वो पानी की तरह दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहां जो कलर में परिवर्तन आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया यहां पर हो रही होगी। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ऐसा होने का एक हम सिंपल सा समीकरण दिए हैं, लेकिन अभी आपको ध्यान देना नहीं है इस पर, क्योंकि ये आपके अभी टॉपिक में नहीं है। अभी आप नहीं सीखे समीकरण क्या होता है। फिर भी दिखा दिए कि जब जिंक का अभिक्रिया होता है कॉपर सल्फेट से, जो कि ब्लू कलर का दिखता है, इसलिए इसको नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रॉल कहते हैं। ठीक है, तब यहां से क्या होता है बच्चों, ये जिंक सल्फेट बन जाता है और ब्राउन कलर का जो कॉपर है वो बाहर निकल जाता है, कॉपर अलग हो जाता है, और जो जिंक सल्फेट बनता है ना वही कलरलेस होता है। यानी कलरलेस हो रहा है, ये आपको दिख रहा है। जिंक सल्फेट बन रहा है ये नहीं दिखेगा, कलरलेस तो दिख रहा है ना कि कलर बदल रहा है, तो ये कह सकते हैं अभिक्रिया यहां पर हो रही है। उसी प्रकार से सेम ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में अगर हम आयरन मिला दें, लोहे की कील मिला दे, तो वहां पर वो ग्रीन कलर में, ब्लू से कौन कलर में, ग्रीन कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन कलर में कन्वर्ट होने का कारण है कि कॉपर सल्फेट आयरन से अभिक्रिया कर आयरन सल्फेट बनाता है, जिसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो क्या बना वो तो नहीं दिखा, लेकिन कलर चेंज होता हुआ दिख जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रंग में परिवर्तन देख करके हम कह सकते हैं कि इस जगह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के होने का अवलोकन रंग में परिवर्तन के द्वारा पता लगाया जा सकता है। 2-3 को एग्जाम्पल डाल देंगे यहां पर, और चैप्टर खत्म होते होते आपके पास ढेर सारे एग्जाम्पल रहेंगे। अभी तो बस ऐसे ही एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। ठीक है, ध्यान सुनना। दूसरा पॉइंट है ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। ताप में परिवर्तन, ताप तो समझते हैं सब लोग। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो आप लोग घर में भी किए हैं। ठीक है, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसके होने के बाद आप देख सकते हैं ताप में परिवर्तन आती है। ताप में परिवर्तन मतलब ताप या तो बढ़ जाता है या ताप घट भी जाता है। ताप बढ़ता है, ये आप लोग देखे होंगे, सूखा हुआ चूना को जैसे ही हम पानी में डालते हैं कुछ समय के बाद पूरा सिस्टम गर्म हो जाता है।
ताप में परिवर्तन, आखिर ताप में परिवर्तन क्यों हुआ? तो ये भी एक तरीका है ये कहने का कि अगर ताप में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब इसमें अभिक्रिया हो रहा है। कह सकते हैं कि ताप में परिवर्तन हुआ तो इसमें अभिक्रिया हुआ, इसका मतलब हुआ कि ताप के परिवर्तन के आधार पर भी रासायनिक अभिक्रिया के होने का संकेत मिलता है। कोई दिक्कत? यहां पर एग्जांपल लिए है, जैसे ही हम जिंक को मिलाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे एकदम पावरफुल अम्ल होता है, जैसे उसमें जिंक डालते हैं वैसे ही वो खौलना शुरू कर देता है। वहां पर दो चीज दिखता है बच्चों, एक तो दिखता है गैस निकलता हुआ, जिसका अगला पॉइंट आएगा कि गैस का निकलना भी जो होता है ना अभिक्रिया के होने का ही संकेत है, अभिक्रिया का ही वो गुण होता है। तो गैस का निकलना, एक तो गैस का निकलना दिखता है, दूसरी बात आप उस सिस्टम को छुएंगे तो बहुत अधिक हीट हो जाएगा। एसिड लिए जब तक टेस्ट ट्यूब में आपको कुछ समझ नहीं आता, मतलब कि वो बिल्कुल दिखने में पानी की तरह, टेम्परेचर भी नॉर्मल, लेकिन जैसे ही जिंक का टुकड़ा या लोहा का टुकड़ा, किसी का भी टुकड़ा, धातु का टुकड़ा डालते हैं जैसे उसमें, वैसे ही पूरा एकदम खौलना शुरू हो जाता है, ताप बढ़ जाता है। तो ताप में वृद्धि देख करके भी हम तय कर सकते हैं कि यहां अभिक्रिया हुई है। तो ये दो पॉइंट देखिए आप। तीसरा पॉइंट है हमारा गैस का इवॉल्व होना, गैस का जो है ना बनना, ये भी जो है हमारा अभिक्रिया का जो है एक संकेत ही कहलाता है। तो क्या ये इतने पॉइंट तक आप लोग लिख लेंगे? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा ये तीसरा पॉइंट है गैस का उत्सर्जन। इस पॉइंट को हम लोग लिखे हैं कि कुछ अभिक्रियाओं के दौरान गैस भी उत्सर्जित होती है बच्चों। गैस का उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन हो रहा होगा, आपको गैस निकलती हुई दिखाई देगी, नहीं दिखाई नहीं देगी। कुछ गैसें दिखती भी है क्योंकि वो रंगीन होती है, कुछ गैसें जैसे कि अभी ये गैस है आसपास दिख रहा है क्या? नहीं ना। तो कुछ गैसें पारदर्शी भी होती है, मतलब कुछ गैसें ऐसी होती है जो प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है, इसलिए वो दिखती भी नहीं है। यानी कुछ गैसें रंगहीन होती है तो कुछ गैसें रंगीन होती है। तो ठीक है, गैस निकलता हुआ दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। तो है क्या, आप समझेंगे कैसे कि कौन गैस निकल रहा है, इसके बारे में बताएंगे ट्रिक। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात है बच्चों, क्या चीज, कभी अगर कहीं पर हाइड्रोजन गैस निकल रहा होगा ना, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये तीनों गैस जो होता है ना कलरलेस होता है। इसके निकलने के बाद ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि गैस कौन सा निकल रहा है। पता करेगा ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, जब कहीं हाइड्रोजन गैस निकल रहा होता है ना तो वहां अगर आप माचिस जला के लेके जाइएगा तो एकदम जोर से पप जल जाएगा, पप जल जाएगा, ऐसे जल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन गैस का पहचान, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जलता है इसलिए तुरंत वो जल जाता है, बहुत ही खतरनाक फ्यूल का काम करता है, ईंधन का काम करता है, तुरंत जल जाता है। अच्छा, कहीं से अगर ऑक्सीजन गैस निकल रहा है तो ऑक्सीजन गैस की पहचान है कि अगर जलती हुई आग लेकर के जाइएगा अगर, और ऑक्सीजन वहां निकल रहा होगा ना तो वो आग और धधक जाएगा। ठीक है ना। तो आग जो और दहकने लगेगा, इसका तात्पर्य है कि आग को मिल गया कौन चीज, आग को मिल गया उसको सपोर्ट, और आग का सपोर्टर कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। बात समझ गए ना। अच्छा, तीसरा बात, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, कैसे पता करेंगे? उसके पास भी लेके जाइए जलता हुआ माचिस, क्या होगा? और जल जाएगा? नहीं, माचिस बुझ जाएगा। अगर आग के पास एकदम जलती हुई मोमबत्ती लेके गए आप और आग बुझ गई, इसका मतलब जो गैस निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, और यही चीज होता है कि हम फूंकते हैं तो आग बुझ जाती है। तो बात यह है कि हाइड्रोजन खुद जलती है, ऑक्सीजन खुद नहीं जलती है, वो जलने में मदद करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझा देती है। तो ये तीनों गैस की पहचान हो गई। अब देखिए यहां रिएक्शन, जब जिंक की अभिक्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में करते हैं तो आपको बताए थे कि सिस्टम में तुरंत वहां पर बुलबुले आने लगते हैं, वो गर्म हो जाता है, गैस निकलनी स्टार्ट हो जाती है। वो गैस जो है कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। तो हम निकलते हुए गैस को सोच करके, समझ करके हम कह सकते हैं कि जरूर यहां अभिक्रिया हो रही होगी। ठीक है। अच्छा, एक ये पदार्थ है, हालांकि आपको पता हो ना हो फिर भी, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। इसमें जब थोड़ी सी मात्रा में मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला देते हैं तब गर्म करते हैं तो उसमें से भी गैस निकलनी शुरू हो जाती है। वो निकलता हुआ गैस ये कहता है कि अंदर में अभिक्रिया हो रही है। निकलता हुआ गैस कैसा होगा? तो निकलता हुआ गैस होता है ऑक्सीजन। कैसे पता किए? तो वहां पर लेके गए, अगरबत्ती लेकर के गए, वहां पर देखे कि अगरबत्ती जो हल्का सा जल रहा था उसमें आग पकड़ लिया।
तो आग बढ़ गया मतलब ऑक्सीजन गैस है। अच्छा, सबसे बढ़िया बात, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक्सपेरिमेंट, पोटेशियम परमैंगनेट को हम गर्म कर रहे हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट जैसे ही गर्म होना शुरू हो जाता है ना, तो उससे भी गैस निकल जाती है। उसमें हम जलती हुई अगरबत्ती लेके गए तो जो अगरबत्ती बुझी हुई थी उसमें भी आग लग गई, तो आग लग गई तो कौन सा गैस होगा, वहां भी ऑक्सीजन होगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट को जब गर्म करते हैं तो K2MnO4 मिलता है, इसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट। यह है पोटेशियम परमैंगनेट, यह है पोटेशियम मैंगनेट, मैंगनीज डाइऑक्साइड, और साथ में कौन गैस निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो आपको इससे मतलब फिलहाल है जो गैस निकल रहा है कह रहा है कि अंदर में अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। और आप लोग ये घर में तो बेकिंग सोडा होगा जिससे आप लोग भोजन में डालते होंगे। बेकिंग सोडा में जैसे नींबू का रस मिलाइएगा या कोई भी अम्ल मिलाइएगा, हम क्या करते हैं, हम एक केमिस्ट्री वाले, तो हम यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखते हैं पास में, तो हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा में जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं उसमें से भी गैस निकलती है। आप लोग बेकिंग सोडा का पाउडर में ले लीजिएगा पानी में और नींबू का रस मिला दीजिएगा, तुरंत देखिएगा उसमें से गैस निकलना शुरू हो जाता है। वो गैस कौन सी होती है, वो गैस होती है कुछ नहीं, मोमबत्ती लेके जाओगे वो बुझ जाएगा। बता दो वो कौन सी गैस है, कमेंट में बता देना वो कौन सी गैस है, उसका नाम बोल देना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गई कि गैस के जलने के गैस जब निकलता है ना, तो गैस के निकलने का प्रोसेस देख करके हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया के होने वाले रिजल्ट में एक रिजल्ट ये भी है कि गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। चौथा पॉइंट है अवक्षेपण। अवक्षेपण मतलब प्रेसिपिटेट का बनना, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या होता है, जैसे अभिक्रिया हो रही थी, जो गैस बना वो अभिक्रिया से ऊपर उड़ गया, जो गैस बना अभिक्रिया में वो ऊपर उड़ गया। वैसे ही अभिक्रिया होने के बाद नीचे में भी कुछ कुछ बैठ जाता है, जो सॉलिड बनता है वो कहाँ बैठ जाएगा, नीचे में। इस चीज को बोलते हैं क्या चीज, अवक्षेप बोलते हैं। तो कुछ अभिक्रियाएं में गैस बनती है तो वो ऊपर भागती है, जो ये पॉइंट पड़े। वैसे ही कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें कि निर्माण किसका होता है, अवक्षेप का। कुछ ठोस पदार्थ बनते हैं जो अभिक्रिया में पेंदी में जाके बैठ जाते हैं, उसको अवक्षेप बोलते हैं। अवक्षेप का निर्माण जो होता है बच्चों, ये भी इंडिकेट करता है कि अभिक्रिया वहां पर हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया के गुण में, प्रकृति में एक प्रकृति ये भी है कि अभिक्रिया के दौरान क्या बन सकता है, अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। कोई पूछेगा अवक्षेप किसे कहते हैं, बोलना रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, जो कि अभिक्रिया में नीचे बैठ जाता है, उस पदार्थ को अवक्षेप कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को अवक्षेपण कहते हैं हम लोग। अवक्षेप को इंग्लिश में प्रेसिपिटेट बोलते हैं, अवक्षेपण को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। चलिए इस पॉइंट को भी हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। पहले इसको लिख लिए हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आराम से। तो बच्चों चौथा पॉइंट यहां पर यह है अवक्षेप। अवक्षेप का निर्माण भी एक तरीका है, एक संकेत है रासायनिक अभिक्रिया के होने का, ठीक है। अब अवक्षेप किसे कहते हैं, देखो यहां पर कुछ अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक है। अवक्षेप कहते किसको है, तो प्रेसिपिटेट इसका इंग्लिश होता है। वे ठोस पदार्थ जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं और परखनली में नीचे बैठ जाते हैं। ठोस बनेगा तो वो कहां जाएगा, घनत्व उसका बढ़ जाएगा तो वो नीचे ही बैठेगा, ठीक है। तो जो ठोस पदार्थ अभिक्रिया के दौरान बनते हैं और वो परखनली में नीचे बैठ जाते हैं, उसी पदार्थ को क्या बोलते हैं, अवक्षेप कहते हैं, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल है, ठीक है ना, जब सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट एक लवण है, साल्ट है, इसकी अभिक्रिया जब उसका जलीय विलयन ले लोगे ना, सोडियम सल्फेट का ले लेंगे हम क्या, जलीय विलयन। इधर ले लिए एक और लवण सॉल्ट, बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन। दोनों जलीय विलयन जब तुम मिलाओगे तो दोनों का आयन उल्टा पुल्टा हो जाता है। क्लोराइड सोडियम के पास, सल्फेट बेरियम के पास। क्लोराइड सोडियम में मिलकर बन गया सोडियम क्लोराइड यानी नमक, वो तो पानी में घुला हुआ ही रहेगा। लेकिन जो सल्फेट बेरियम में मिल गया, वो बनाया बेरियम सल्फेट, वो पानी में नहीं घुला, वो क्या हो गया, उजला रंग का ठोस बनके वो पेंदी में नीचे जाकर के बैठ जाता है, और यही कहलाता है अवक्षेप। यहां पर क्या होता है कि जब सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया, फॉर्मूला अगर हम देखें तो देखो यहां पर सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया जब बेरियम क्लोराइड से होती है, बेरियम Ba क्लोराइड हो गया BaCl2, तब क्या होता है बच्चों,
आयन एक्सचेंज जब होता है तो सोडियम चला गया क्लोराइड के साथ, सोडियम क्लोराइड बनता है, प्लस बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बनता है। तो सोडियम क्लोराइड तो घुल गया पानी में, लेकिन बेरियम सल्फेट वो नीचे जाकर के बैठ जाता है, इस तरह से अवक्षेप का निर्माण करता है। यही व्हाइट कलर का अवक्षेप अभिक्रिया के बाद नीचे से हम लोग को प्राप्त हो जाता है, आराम से वो निकल जाता है। तो अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन दिख रहा है कि पहले तो उजला अवक्षेप नहीं था प्रकनली में, एकाएक उजला अवक्षेप कहां से आ गया, तो वो जो आया वही बताया कि अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया के होने का संकेत आज हम लोग टॉपिक पढ़े। इसके बाद हम लोग जानेंगे अभिक्रिया में सारे पॉइंट को। अभिकारक क्या होता है, अभिकारक में भी दो कैटेगरी होता है, क्या क्या होता है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, ये सारा चीज टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को फिर से हम परिभाषित करेंगे, उसके बाद हम लोग रासायनिक समीकरण पर चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास वाइज हम पढ़ा रहे हैं आपको, हम ऐसा कि आराम से एक एक दिन में एक एक पॉइंट पढ़िएगा तो 100% खत्म होगा। आप लोग बेफिक्र होकर एकदम पढ़ते रहे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट जरूर करें कैसा लगता है वीडियो, दोस्तों में शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।